अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम बेसिक मैथमेटिक्स का नंबर्स का जो हमारा सेक्शन चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एचसीएफ एलसीएम सीखा था निकालना। लेक्चर नंबर 3 के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम तर नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स आ सकते हैं उसमें से वो नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड हो सकें या 1 से डिवाइड हो सकें। ठीक है, वो 1 से डिवाइड हो सकते हों या अपने आप से डिवाइड हो सकते हों। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी आती है कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है? तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और वो खुद ही 1 भी है। तो बेसिकली एक प्राइम नंबर जो है, पहले 1 को प्राइम नंबर कंसिडर कर लिया जाता था, लेकिन अब ये होता है कि प्राइम नंबर्स 2 नंबर्स से डिवाइड होते हैं, अपने आप से और 1 से। तो 1 अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 खुद ही 1 भी है, तो उसको समटाइम्स प्राइम नंबर्स में कंसिडर कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन चल रही है उसके अंदर 1 को प्राइम नंबर्स में कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम प्राइम नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास 2 है, 3 है, 4 जो है वो अपने अलावा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए अब हमारे पास आ जाता है, फिर आगे 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 7 के बाद हमारे पास 11 आ जाता है एंड सो ऑन। हमारे साथ पास बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन तो सिंपल कि भाई प्राइम नंबर्स फाइंड करें बिटवीन 10 एंड 30। प्राइम नंबर्स फाइंड करो बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टेट कर दें। तो मैक्सिमम ये 1 मार्क का या 2 मार्क का, 2 मार्क का बहुत कम है कि 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 1 मार्क का क्वेश्चन ही ज़्यादा होगा। 10 और 30 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स, 10 और 30 के दरमियान 10 के बाद सबसे पहला प्राइम नंबर आ जाता है हमारे पास 11। 11 के बाद 13 आ जाता है, 13 के बाद हमारे पास 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 नहीं है, 17 है। 17 अपने अलावा 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 17 के बाद 19 इज़ अ प्राइम नंबर। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 इज़ अ प्राइम नंबर। और 23 के बाद हमारे पास एक और आ जाता है, मैं 23 को नीचे लिख देता हूँ। 23 एंड 23 के बाद अगर हम देखें तो 24, 25, 26 सारे डिविजिबल हैं, अपने अलावा किसी और नंबर से भी। 27 भी डिविजिबल है, 28 भी डिविजिबल है, सिर्फ 29 नहीं है। और 29 के बाद तो 30 हमारे पास एक लिमिट आ जाती है कि हम उसके बाद आगे फर्दर इसको हमें नहीं ज़रूरत अगले प्राइम नंबर्स फाइंड करने की। तो मैंने जानबूझ के ये वाले नंबर्स लिखे थे ताकि पहले 30 नंबर्स तक आप लोगों को भी वैसे प्राइम नंबर्स का आइडिया हो जाए। अब प्राइम नंबर्स आ गए। प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास कुछ थोड़ी सी हमने एग्जांपल्स देख ली और अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ फर्दर आगे कि हमारे पास प्राइम नंबर्स के और भी एक दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। पास पेपर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं, बुक के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर number x is the sum of all prime numbers before number x। अब ये नंबर x क्या है? नंबर x हमें नहीं पता और उन्होंने सम यहाँ पे हमें वो बता देते हैं। मुझे एक मिनट सम की अपनी वैल्यू जो है वो माइंड के अंदर ज़रा रिवाइज करने दें। 28 नंबर है 28। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर नंबर x इज 28। उन्होंने कहा
कि जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर हम सम करना स्टार्ट करें, ठीक है, और सम करते करते जब हमारा सम 28 तक हो जाए, उसके बाद वाला जो नंबर है वो x है, हमने x फाइंड करना है। क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा समझें। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सम ऑल प्राइम नंबर्स का, सारे प्राइम नंबर्स का सम, सारे नंबर्स का नहीं, सारे प्राइम नंबर्स का सम किस नंबर से पहले? एक नंबर है x, एक नंबर x, उससे पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 28। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़रा ज़ीरो से पहले। ज़ीरो में ज़ीरो प्राइम नंबर नहीं है, 1 नहीं, 2, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। प्लस किया उसमें 3, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, प्लस किया इसमें 5, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, इसमें प्लस किया 7, नेक्स्ट 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब साथ साथ मेंटली हम ये कैलकुलेट भी करते जा रहे हैं कि इनका सम कितना हो गया है। 2 + 3 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 7 इज़ 11, 11, 10 + 7 इज़ 17, सॉरी, प्लस अब 7 के बाद 8, 9, 10 तीनों प्राइम नंबर्स नहीं हैं, 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। अब सम किया 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28। तो ये पता लग गया ओके कि जो 11 तक प्राइम नंबर्स है ना, 11 तक प्राइम नंबर्स, उनका सम आता है 28। अब x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लिखा है ना बिफोर नंबर x इज 28, बिफोर नंबर x। तो 11 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? नॉर्मल काउंटिंग के अंदर, काउंटिंग के अंदर नंबर आता है 12। तो x इज 12 कि 12 से पहले पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सम अगर हम करें तो वो क्या आ जाता है? 28 आ जाता है। तो अगर आप लोग पहले सोच रहे हो कि मैं पहले ये 28 क्या सोच रहा था, तो मैं इन्हीं को कैलकुलेट करके सोच रहा था। अब इसी तरह थोड़ा सा इसके ऑपोजिट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म के अंदर मेंशन किया जा सकता है। वो फॉर्म क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम numbers before नंबर 18। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को, वैल्यूज चेंज कर दी। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर नंबर 18, ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर नंबर 18। अब 18 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सम फाइंड करो और लिख दो। तो 18 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर्स देखते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17। 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं होता प्राइम नंबर, 17 आ गया हमारे पास। तो इन सारों का सम 2 + 3 क्या होता है? 5, 5 + 5 क्या होता है? 10, 10 + 7 17 + 11 28, 28 + 13, 28 + 13 इज 41, 41 + 17 इज 58। तो हमारे पास सम आ गया इसका 58। तो प्राइम, सिर्फ अगर प्राइम नंबर्स की बात करें, सिर्फ प्राइम नंबर्स, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन या इंडेक्स नोटेशन उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात की कि प्राइम नंबर्स से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो 2 एक एग्जांपल्स मेरे जहन में थी, मैंने आपके सामने रख दी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आई डोंट नो फैक्टराइजेशन जो है वो एस से लिखा जाता है या जी से लिखा जाता है। आई थिंक जी से लिखा जाता है। इंग्लिश हमेशा से बुरी रही है अपनी भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? इसमें आपने किसी भी एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। एक होते हैं सिर्फ फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10,
यह नंबर है 8। 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 8 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, 8 इटसेल्फ 8 का फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स हैं 1 2 4 8। अब इसमें अगर हम देखें 4 और 8, क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं? 4 और 8 प्राइम नंबर्स तो नहीं है, तो हमें फैक्टर्स भी चाहिए और वो चाहिए जो कि प्राइम नंबर्स भी हैं। तो प्राइम फैक्टर्स की जब बात की जाती है तो उसके लिए हम दो मेथड्स, दो में से कोई सा भी एक मेथड हम चूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है सिंपल, जिस तरह हम HCF LCM के लिए फाइंड जो मेथड यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टर्स अभी हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर नंबर 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। 16 को डिवाइड किया 2 से, और 16 के अलावा बल्कि मैं नंबर ले लेता हूँ 18, ताकि आपके पास ज़रा एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स आ जाएं, समझाने में आसानी होगी। 18 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया 9। 9 को 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, 3 से डिवाइड किया, 3 आंसर आ गया। 3 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। तो अब जो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे अगर हम देखें कि 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बताओ कि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं ये सारे दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब आपके पास क्वेश्चन है ना, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 18 या फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 16 या कोई भी एक नंबर, तो आपने इसी तरह डिवाइड करना है और इसमें ऑटोमेटिकली जो आपके पास नंबर्स आएंगे ना वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो आप लिख देंगे कि PF लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स 2 एंड 3। 2 एंड 3 आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये वाले बहुत इससे रिलेटेड पेपर के अंदर कम ही क्वेश्चन आ रहा होता है, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन समझानी ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं टारगेट छोटी क्लासेस को भी कर रहा हूँ ताकि वो पढ़ के भी समझ लें, तो इसलिए सारा कवर भी कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी सी स्पीड में। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और तरीका यहाँ पे जगह हमारे पास बच गई थी, इसको कवर अप कर लेते हैं, जो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाता है? अगर हम 18 का ही फैक्टर ट्री बनाते हैं तो ये आ गया हमारे पास नंबर 18। 18 को हमने 2 से डिवाइड किया पहले, यस 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 9। अब क्या 9 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 9 अब की डिवीजन करनी है हमने, तो किससे डिवाइड करें? 3 से। 9 को फर्दर डिवाइड किया हमने 3 से। 3 हाउ मच था? 3 ज़ा, जिसमें पहले था 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 बनता है, इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 बनता है। तो और जो इस साइड पे नंबर होता है 2, वो एज इट इज़ नीचे कैरी कर जाता है। फैक्टर ट्री आप ठीक बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, उसका आप चेक कैसे कर सकते हैं? जो नीचे वाले नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो हर पॉइंट के ऊपर। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर 18 आना चाहिए। इससे ऊपर वाले स्टेप पर आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर 18 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 18 नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने फैक्टर ट्री बनाते हुए कोई ना कोई मिस्टेक की है, कोई गलती कर दी। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर ट्री हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए। अब प्राइम नंबर्स के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ये इंडेक्स नोटेशन क्या है? पावर्स की फॉर्म के अंदर अपना आंसर मेंशन करना। किसकी फॉर्म में? पावर्स की फॉर्म के अंदर। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन ये है फाइंड द HCF of 24 and 16. Find the HCF of 24 and 16 and give your answer as a product
प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये आप कहेंगे सर क्या है, इंडेक्स नोटेशन के अंदर प्राइम फैक्टर्स ले आए हैं, फिर आप हम इसको एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं दो चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ। एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे करना चाह रहा था लेकिन जगह कम थी। एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, पहली चीज़ क्या है, HCF फाइंड करो 24 का और 16 का। 24 और 16 का जब हम HCF फाइंड करते हैं तो हम एक ही साथ कर लेते हैं। आप लोगों को अच्छे से आप समझ लगी है HCF हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो लेक्चर नंबर 2 देख सकता है ना। ऐसा नंबर चाहिए हम दोनों डिवाइड कर सकें। 24 डिवाइड बाई 2 इज़ 12, 16 डिवाइड बाई 2 इज़ 8, 12 डिवाइड बाई 2 इज़ 6, 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4, 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। बस अब ब्रेक लग गई। HCF के अंदर हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेंगे भाई, आगे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फाइंड द HCF of 24 and 16 and give your answer as a product of its prime factors। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि भाई 24 और 16 का जो HCF हमारे पास आया है वो क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 आंसर है। HCF आपके पास आ रहा है 8, लेकिन हमने आंसर अपना 8 नहीं लिखना। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपने HCF फाइंड भी ठीक किया, आपने 8 लिख दिया, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? पहली चीज़ प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उस फॉर्म के अंदर आपने अपना आंसर देना है। तो उस फॉर्म के अंदर आंसर आपका क्या बनता है, ये आंसर बनता है। क्या 2 एक प्राइम फैक्टर है? क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिफरेंट तो नहीं, सेम ही प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह जो पिछली एग्जाम्पल थी, जब यहाँ पे अगर हम बात करें इस नंबर के एज अ प्रोडक्ट, राइट डाउन, अगर सिंपल कह दिया जाए राइट डाउन 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो 18 को हम 18 तो लिख सकते हैं, 18 को हम 9 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब 9 मल्टीप्लाई बाई 2 भी प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स का नहीं। 2 तो प्राइम फैक्टर है पर 9 एक प्राइम फैक्टर नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कि उसमें प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन चल रही हो, लेकिन सारे के सारे नंबर्स आप क्या हो, प्राइम फैक्टर्स हो, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के बाद एक चीज़ वो और कर भी सकते, इसी के लिए एक स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दें। यहाँ तक लिखा हो फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 16 एंड गिव योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर? इंडेक्स फॉर्म के अंदर। अब इंडेक्स फॉर्म, फिर वही बात, इंडेक्स फॉर्म है क्या? देखो भाई HCF हमारे पास क्या आया 8, हम लिखेंगे HCF इक्वल्स, HCF आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इंडेक्स फॉर्म के अंदर कैसे? पावर्स की फॉर्म के अंदर लिख दो भाई आंसर। पावर क्या है 1, पावर क्या है 1, पावर क्या है 1। चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब ये हुआ कि ये 2 क्यूब हो गया, है ना। तो अब 2 क्यूब जो है ये बेसिकली आपकी इंडेक्स फॉर्म, ये क्या है, ये है आपकी इंडेक्स फॉर्म। अब यहीं पे एक और एग्जांपल नीचे करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, 18 और हम एलसीएम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 36 और and
गिव योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 36 एंड गिव योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। एलसीएम सिर्फ फाइंड नहीं करना, एलसीएम तो फाइंड करना ही करना है, सिर्फ एलसीएम फाइंड नहीं करना, उसका आंसर जो है वो किस फॉर्म के अंदर रखना है, इंडेक्स फॉर्म के अंदर रखना है। तो हम 18 और 36 का अगर हम यहाँ पे साइड पे एलसीएम निकालते हैं, 18 और 36, बेसिकली ये जो चीज़ कर रहे होते हैं ना, ये भी हम फैक्टराइज ही कर रहे होते हैं। ओके, 2 एक नंबर हमें चाहिए, 2 से डिवाइड किया, 18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9, 36 डिवाइड बाई 2 इज़ 18। अब यहाँ पे हम 18 को फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, 9 एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया 9, क्योंकि हमारे पास 2 ये एलसीएम के अंदर हमें सारे 1 तक लेके जाने होते हैं, हमको लाजमी नहीं होता कि दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हों। अब 9 और 9 दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 एंड 3 3 फिर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 1 3 1। अब एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर वही बात, अगर होती एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स तो हम बस ये चीज़ लिख देते, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 2 भी प्राइम फैक्टर, 3 भी प्राइम फैक्टर। लेकिन हमारे पास क्या है, हमने किस फॉर्म के अंदर देना है, इंडेक्स फॉर्म के अंदर। तो इंडेक्स फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 स्क्वायर पावर्स की फॉर्म में, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर होता है, तो ये भी आ गया आपके पास 3 स्क्वायर। यहाँ पे तो ऊपर हमारे पास एक ही नंबर था ना, इसलिए 2 क्यूब बन गया। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है, उसी की पावर होनी चाहिए। बेशक आगे मल्टीप्लाई बाय कोई और प्राइम फैक्टर होता, मतलब कोई भी नंबर होता, 5 होता, 7 होता, उसकी पावर 1 भी होती तो हम मल्टीप्लाई वो एक नंबर लिख देते। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो इंडेक्स फॉर्म आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई इंडेक्स फॉर्म। आपने अपना एलसीएम भी निकाल लिया और आंसर भी उन्हें मेंशन कर दिया, किस में, इंडेक्स फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्क्वायर रूट्स। मेरी जो फेस टू फेस लाइव एकेडमी की क्लासेस चलती हैं उसके अंदर मैं थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा होता हूँ, इतनी स्पीड नहीं लगाता। लेकिन चूँकि अभी वीडियोस बन रही हैं तो फिर मेरी कोशिश ये है कि एक एक लेक्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर किया जाए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, मैं हर रोज़ वीडियो बना नहीं सकता। तो वो तो होते हैं ना, बट टॉपिक वाइज एक इंडेक्स नोटेशन का टॉपिक लिया, छोटी सी वीडियो क्लिप की, चलो बना दी, स्क्वायर रूट्स किया, तो वो बार बार सारी चीज़ें सेटअप करना मेरे लिए मुश्किल होता है। ऑलराइट, स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, कुछ होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, वो तमाम तर नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट लें, मतलब अंडर रूट लें, कोई अंडर रूट पढ़ता है उसको, कोई स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं, ठीक है, अंडर रूट लें या स्क्वायर रूट लें तो आपका आंसर किस में आ जाए, एक होल नंबर में आए, तो उन्हें हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारे पास 36, तो 36 का जब हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 49 का जब हमने अंडर रूट लिया तो आंसर क्या आया, 7 आया, एक परफेक्ट स्क्वायर। अगर अंडर रूट ऑफ 50 कर दें तो कोई एक होल नंबर में आंसर आएगा, नहीं आएगा, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कोई नंबर्स होते हैं, बग़ैर कैलकुलेटर के हमारे पास कोई एक नंबर दे दिया जाए, जिस तरह जीसीई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर नहीं होगा तो पेपर में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। पेपर 1 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, एक नंबर उन्होंने लिख के दे दिया, नंबर है जी आपके पास 64, फाइंड
द रूट ऑफ 64। स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है, रूट लिख दिया, स्क्वायर रूट लिख दिया, एक ही बात है। फाइंड द रूट ऑफ 64। कैलकुलेटर है नहीं, इतनी अच्छी अपनी मेमोरी भी नहीं थी कि जब कभी क्लास में हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे अच्छा 64 का कभी सर ने स्क्वायर रूट बोला था वो ये था, और इतनी हमारी वो भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है, या हमने याद भी नहीं किए हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी चीज़ आ जाती है आपके पास फैक्टराइजेशन वाला चक्कर। क्या आ जाता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अब आ गया हमारे पास ये चीज़ 64। 64 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 32। 32 को फिर 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया, क्या आंसर आया आपके पास 16। 16 को फिर 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 8। 8 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4। 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। 2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। अब कितने टूज आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6। कितने टूज आ गए, 6। देखो भाई, अगर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि भाई हमने पहले स्क्वायर लिया, कोई एक नंबर था जिसका हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि पावर आ रही थी ऊपर 2, तो स्क्वायर रूट है। तो आप नॉर्मली स्क्वायर रूट के बाहर 2 नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड सी बात होती है। सबसे पहला रूट ही जो होल नंबर के अंदर आता है वो स्क्वायर रूट आता है, फिर क्यूब रूट आता है, फिर फोर्थ रूट आता है। तो इसलिए इसके बाहर 2 नहीं लिखा जाता। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या था कि 2 पावर 2। हम यहाँ क्या करेंगे, 2 2 के पेयर्स बना लेंगे। स्क्वायर रूट है तो हमने पेयर्स कौन कौन से बना लिए, हमने 2 2 के पेयर्स बना लिए। अब ये जो 2 2 के पेयर्स हैं, 2 2 के पेयर्स को अगर आप लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आंसर आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय, एक पेयर को एक दफ़ा लिख दिया, एक पेयर को एक दफ़ा लिख दिया, एक पेयर को एक दफ़ा लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, आंसर आ गया 8। चेक करो ज़रा अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर कि अगर 8 का हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर 64 आता है, बिल्कुल आएगा। आप इस तरह करते हैं तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आप इस तरह करना चाहें कि नहीं सर मैं इस वाले स्टेप से यहाँ से दोबारा से करता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 और ये 5। जब हमने इनको पेयर्स बनाया तो पेयर्स बनाने के बाद ये क्या हो गया, ये सारे स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। आप ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। इन सब का मतलब अभी तक क्या चल रहा है, 64 ही चल रहा है ना, कोई इसमें चेंज तो नहीं आया। हमने फाइंड क्या करना है, रूट ऑफ 64 मतलब अंडर रूट 64 का अंडर रूट। तो हम इसको अगर हम अंडर रूट लिखें, लाजमी नहीं है, अगर आप सबको एक ही अंडर रूट करना चाहो तो सारे स्क्वायर्स के साथ भी कैंसिल हो जाएगा। अगर अलग अलग करना चाहो तो ये लो। अब इतना तो हमें पता ही है, हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि हमेशा रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल, रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल। फिर क्या चीज़ रह गई हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा, वही 8। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर वही आएगा आपके पास। स्क्वायर रूट्स हो गए। स्क्वायर रूट्स का एक होमवर्क छोटा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आप लोगों ने विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने कुछ स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। अंडर रूट ऑफ 81, अंडर रूट ऑफ 256, अंडर रूट ऑफ 144, ये 3 नंबर्स का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं घर पे। ठीक है, बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी नहीं चलनी चाहिए बीच में भाई, प्रॉपर तरीके से। ओके, स्क्वायर रूट्स के बाद
क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली एक नंबर है, उसका हमने पहले क्यूब लिया, जिस तरह यहाँ पे एक नंबर आया था जिसका क्यूब आ रहा था, ये 2 के ऊपर क्या पावर क्या आ गई? 3। जब भी किसी चीज़ के ऊपर पावर 3 आ जाती है तो हम कहते हैं उसका हमने क्यूब ले लिया। अब जब पावर 3 वापस करना हो तो फिर हम उसका क्यूब रूट लेते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया था, वापस करना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं। क्यूब लिया तो वापस करना है तो क्यूब रूट लेना। एक नंबर है हमारे पास 27 और एक नंबर है हमारे पास 64। हम इन दोनों का क्यूब रूट लेते हैं, बारी बारी लेते हैं, 2 एग्जांपल्स हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। दोनों का क्यूब रूट लेते हैं। 27 का क्यूब रूट लिया, फैक्टराइज। दोनों में करना क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज के अलावा और कोई तरीका हम नहीं फॉलो करेंगे। 27 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर 3 से करेंगे। ओके, 3 से डिवाइड किया, 9 आया। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? 1 आ गया। थोड़ी स्पीड होगी ना। अब जब हमने इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा, हमारे पास जब स्क्वायर रूट्स थे तो हम 2-2 के पेयर्स बना रहे थे। अब हमारे पास क्यूब रूट है तो हम 3 के पेयर्स बना लेंगे। जब 3 के पेयर्स बनाए तो आंसर आ गया 3 का क्यूब, 3 की पावर 3। जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का जो साइन होता है ये यहाँ पे हमेशा उसके ऊपर 3 लिखा होता है। आप कैलकुलेटर में पुट भी करेंगे तो भी 3 आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका क्यूब रूट की बात की है ना, कि हमें क्यूब रूट चाहिए 27 का। 3 की पावर 3 27 होता है, तो हमें 27 का क्यूब रूट चाहिए था। तो ये क्यूब कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? जस्ट 3। 64 करना वही है, इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे। दोबारा कर देते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए ज़रा। 64 डिवाइड बाई 2, 32 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 1, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चेक करना ज़रूरी होता है ना। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, ये आपके पास एक नंबर है। इन सब को मल्टीप्लाई करें ना आपस में, इतने 2s को, तो आंसर क्या आता है? 64। क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। क्यूब रूट में कितने का पेयर्स बनाने हैं? 2 के या 3 के? 3 के पेयर्स बनाने हैं, 3 के पेयर्स बनाने हैं। तो 3 और 3, हमारे पास 3 और 3 के पेयर्स हो गए। 3 और 3 के पेयर्स मतलब क्या है? 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब। ये पहले वाले स्टेप पे डायरेक्ट बस जो पेयर है उसको एक दफ़ा 2 लिखो, अगला जो पेयर है उसको एक दफ़ा 2 लिखो, ख़त्म। लेकिन फिर भी क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट से ख़त्म, क्यूब क्यूब रूट से ख़त्म। आंसर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 4। ओके, 64 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर 8 आता है, और वही नंबर 64 का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर 4 आता है। बात समझे? अब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट भी हमने सीख लिए, क्यूब रूट भी सीख लिए। अभी हमने ये सीखे हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पास पेपर्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है ना कि स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन वो एग्जामिनर हैं कैम्ब्रिज वाले, वो आपको क्वेश्चन बना के देते हैं ज़रा फिट किस्म के। तो खैर उस पर मैं भी आता हूँ कि वो क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे। उससे पहले एक चीज़ ज़हन में आ गई कि कुछ आपको स्क्वायर्स याद कर लें। स्क्वायर, कुछ नंबर के स्क्वायर्स याद कर लें आप लोग, अपनी कैलकुलेशन को स्पीड अप करने के लिए, अपनी वर्किंग्स को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स याद करें। वो नंबर्स के स्क्वायर्स का हैं 1 से लेके 20 तक। GCE वाले स्पेशली लाजमी करें क्योंकि पेपर 1 है, कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है। तो हर जगह के ऊपर बैठ के ओके अच्छा 16 का स्क्वायर क्या था, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, पूरी वर्किंग कर रहे हैं, टाइम्स आया है, याद होना चाहिए। तो हम स्क्वायर्स मैं लिख देता हूँ 2 का 4,
3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये 10 तक के स्क्वायर्स हो गए। फिर यहाँ पे आप आगे जा देते हैं 11 का होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। ओहो, ये तो मैंने यहाँ पे वैसे मेंशन भी कर दिए सर, ये तो क्वेश्चन भी थे हमारे, खैर है कोई बात नहीं, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है आई थिंक 361। ये चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर मुझे हमेशा भूल जाता है, और 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 ज़रा चेक कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्यूब रूट्स भी आ गए, स्क्वायर्स भी आ गए। स्क्वायर्स मैंने कुछ कॉमन यूज़ होने वाले स्क्वायर्स मेंशन कर दिए हैं, और इसमें एक और याद रख लें जो अक्सर यूज़ होता है वो है 25। 25 का स्क्वायर होता है 625। हाँ, 25 का स्क्वायर होता है 625, ये बड़ा यूज़ होता है। फिर इंडेक्स नोटेशन क्या होती है, क्यूब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, क्यूब रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स भी हमने मेंशन कर लिया। हमारे पास थोड़ी सी जगह है, इसके अंदर मैं कुछ क्यूब रूट्स, कुछ कॉमनली यूज्ड क्यूब रूट्स लिख देता हूँ, ताकि आप लोग क्यूब रूट्स नहीं, सॉरी क्यूब्स, वो भी आप लोगों को याद रह जाए। जिसमें 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये क्यूब्स की बात हो रही है। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125। इसी तरह 10 का क्यूब क्या होता है 1000। फिर उसके बाद हमारे पास जिस तरह बाकी आगे जितने भी क्यूब्स हैं, मैंने भी इतने ही याद किए थे जब खुद मैं वो लेवल्स में था, इससे ज़्यादा मैंने ना याद किया, ना इतनी हिम्मत थी याद करने की उस वक्त। तो बहरहाल मेरी कोशिश यही है कि जितना मैं आप लोगों तक डिलीवर कर सकूं वो डिलीवर कर दूं। ठीक हो गया। तो हाँ, अब मैं बता रहा था कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, अब इनसे रिलेटेड ना अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने HCF LCM के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जिसके अंदर HCF LCM के अंदर वो इंडेक्स नोटेशन को इन्वॉल्व कर लेता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के भी पास पेपर के टाइप के क्वेश्चंस। अब तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा ना इंशाल्लाह, वो सारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर तो था कि जिसके अंदर हमने सिर्फ चीज़ों को समझ लिया कि ये चीज़ क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। अगला लेक्चर है मार्क्स बनाने वाला। उसके अंदर आपको, चूँकि मैं पास पेपर टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा कि HCF से पास पेपर टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, LCM के कैसे होते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के तो मैंने थोड़ा एक दो बता भी दिए हैं आज। इंडेक्स नोटेशन से वो कैसे HCF और इंडेक्स नोटेशन को आपस में एक दूसरे के साथ मिला के क्वेश्चन बना के देगा, और क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स के कैसे क्वेश्चन होंगे। तो उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग ये वाला लेक्चर लें तो वो नेक्स्ट लेक्चर को साथ ही अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसी टाइम पे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो बहुत कॉन्सेप्ट उनका अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।